नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इस पेपर की हमारी ये लास्ट यूनिट चलेगी, यूनिट 5th। इसका पहला और दूसरा टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो उनको हम इन बिंदुओं में देखेंगे। संविधान, प्रस्तावना संविधान की, ब्रिटिश विरासत, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, समायोजन तथा सहमति के सिद्धांत, आधुनिकीकरण, धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रवाद। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को ही डिटेल में जब हम लिखेंगे तो हमारा एक अच्छा आंसर तैयार हो जाता है। सबसे पहले बात करें भारतीय राजनीति से क्या अभिप्राय है। तो भारतीय राजनीति से अभिप्राय है कि भारत में शासन का स्वरूप कैसा हो, शासन का उद्देश्य या ध्येय क्या है, नीति निर्माण किस प्रकार का है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक कार्यों में जनता की भागीदारी किस सीमा तक है तथा जनता के मूल्य, दृष्टिकोण और चरित्र का क्या स्वरूप है, समाज में विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक तत्व राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। भारतीय राजनीति के प्रमुख निर्धारक तत्व निम्न प्रकार है। सबसे पहला है संविधान, भारतीय संविधान। तो भारत का लिखित संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। भारत का लिखित संविधान देश की जनता से जोड़ता है। संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करके जनता को शासन कार्यों में सक्रिय भागीदार बनाता है। संविधान यह स्पष्ट कर देता है कि संसदात्मक और संघात्मक शासन पद्धतियों का विकास इस देश में होगा तथा सरकार की शक्ति का स्रोत जनता ही रहेगी। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यद्यपि संविधान की प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है, फिर भी प्रस्तावना हमारी राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करती है। प्रस्तावना के निर्माताओं ने राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी आदर्शों, आस्थाओं और प्रेरणाओं को वाणी प्रदान की है। प्रस्तावना राजनीतिक व्यवस्था की आत्मा है, आधारशिला है तथा यह राज व्यवस्था को समझने की कुंजी है। तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश विरासत, ब्रिटिश लीगेसीज। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। ब्रिटिश शासन में महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा विकास संबंधी निर्णय प्रशासन द्वारा लिए जाते थे। यही परंपरा भारतीय नेताओं ने भी अपनाई। ब्रिटिश काल में आईसीएस अधिकारी, जो आज हम इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती है आईसीएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईसीएस अधिकारी शासन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। स्वतंत्रता के बाद भी वे शासन के महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं। सारी आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का संचालन आज भी सरकारी अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नौकरशाही का विस्तार ब्रिटिश विरासत का ही एक रूप है। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। भारत के राष्ट्र निर्माताओं के सामने नए राजनीतिक केंद्र बिंदु की स्थापना तथा विविधता को एक सूत्र में संग्रहण कर इकट्ठा कर राष्ट्र का निर्माण करना प्रमुख समस्या थी। नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था कि मेरे जीवन का मुख्य काम भारत का एकीकरण है। यही कारण है कि भारत की राजनीतिक एकता में केंद्र सरकार को प्रधानता दी गई है। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या ने भी भारत में केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की नींव डाली है। नेक्स्ट है समायोजन तथा सहमति के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सेंसस। ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना में दो सिद्धांत अपनाए। पहला यह कि सही निर्णय सहमति से लिए जाए, दूसरा यह कि अल्प मत या भिन्न मत वालों का अधिकाधिक ध्यान रखा जाए और उनके साथ समझौता करके ही निर्णय लिए जाए।
देश के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की घटना से देश के नेता समझ चुके थे कि बहुमत की ओर से निर्णय लादना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण वर्तमान युग की प्रमुख प्रवृत्ति है और राजनीतिकरण इसकी संचालक शक्ति। नई शिक्षा, शासकीय नौकरियां, वयस्क मताधिकार व्यवस्था के विस्तार आदि ने जाति पाति पर आधारित पुरातन समाज को बदला तथा दलित जातियां और गरीब लोग भी राजनीतिक दृष्टि से संगठित होने लगे। उनकी आकांक्षाएं बढ़ी तथा राजनीतिक व्यवस्था में वे उच्च जातियों तथा धनी वर्ग के प्रतिस्पर्धी बन गए। चुनाव के फलस्वरूप सभी जातियां तथा उनके समूह राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बन गए। अगला है धर्म। भारत में धर्म ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया है। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी देश में हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्मों के अलावा इस्लाम के अनुयायी भी विद्यमान हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष घोषित करना बहुत जरूरी है, अपरिहार्य था। जाति, कास्ट। जाति भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। रजनी कोठारी जो एक प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक राजनीतिज्ञ हैं, वे कहती हैं जाति के बंधन को स्वीकार करने और राजनीतिक सौदेबाजी तथा गठबंधन में उनका सहारा लेने के कारण उसको देश की राजनीतिक व्यवस्था में स्थान देना, उसे राजनीतिक संगठन का आधार बनाना आसान हो गया है। जातीय संख्या बल के आधार पर संगठित होकर निर्वाचनों के परिणामों को प्रभावित करती है तथा राजनीतिक दलों को आधार प्रदान करती है जातियां। नेक्स्ट है भाषा, लैंग्वेज। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हिंदी को राजभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में महत्व दिया गया है। साथ ही अंग्रेजी को भी संपर्क भाषा की मान्यता दी गई है। लेकिन भारत में अनेक भाषाएं हैं। भाषागत विविधता के आधार पर यदा कदा आंदोलन भी भड़कते रहे हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की डीएमके या अन्ना डीएमके सरकार के अस्तित्व का आधार राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करना रहा है। इससे राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचता रहा है। क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय विवाद भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। राज्यों के बीच पानी विवाद, सीमा विवाद, समस्याएं क्षेत्रीय संकीर्णता का ही परिणाम है। क्षेत्रीय समस्याएं यदि गंभीर रूप धारण कर लेती हैं तो संविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्थाएं दुर्बल होने लगती है। अब हम क्षेत्रवाद को विस्तार से देखते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है? भारत में क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। What is the meaning of regionalism? Discuss the reasons of regionalism in India. भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की समस्या पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। Write a detailed note on the problem of regionalism in India. सबसे पहले बात करें क्षेत्रवाद के अभिप्राय या अर्थ की। राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत या छोटे से क्षेत्र से लगाव, इसी भावना को कहा जाता है क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद वास्तव में एक भावना है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, संगठन आदि देश या राष्ट्र को महत्व नहीं देकर के किसी राज्य या प्रांत या छोटे क्षेत्र को महत्व देते हैं। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय भावना का विलोम है जिसका उद्देश्य है अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जैसे कहते हैं ना, महाराष्ट्र मराठों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए, तो ये क्षेत्र विशेष की भावना वाली बात हो जाती है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्तियों की अधिकाधिक मांग करते हैं, चाहे इससे राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात होता हो। इस प्रकार क्षेत्रवाद का अर्थ किसी राष्ट्र के
उस क्षेत्र के लोगों की उस प्रवृत्ति अथवा भावना या प्रयासों से है जिसके माध्यम से वे अपने क्षेत्र विशेष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे में सुधार लाना चाहते हैं। यही भावना या प्रयास आगे चलकर पृथकत्व की भावना, अलगाववाद की भावना को जन्म देती है। प्रोफेसर बोगार्डस कहते हैं, यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र का आर्थिक साधन इस भांति विकसित हो जाए कि उनके लिए अपनी विलक्षणता को बनाए रखना संभव हो, तो वहां के लोगों में सामूहिक हितों का विकास और इस प्रकार क्षेत्रीय आदर्शों का विकास हो सकता है। लुंड्सबर्ग कहते हैं, क्षेत्रीयता उस अध्ययन से संबंधित है जिसमें कि एक भौगोलिक क्षेत्र तथा मानव व्यवहार के बीच पाए जाने वाले संबंध पर बल दिया जाता है। तो इस तरह से ये एक छोटा क्वेश्चन भी हो जाता है, क्षेत्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या फिर क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, ये इसमें कवर हो जाता है। अब आता है भारत में क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद आज भारत के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में अत्यंत व्यापक घटना है और निकट भविष्य में भारतीय राजनीति में इस प्रवृत्ति से मुक्ति के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर इकबाल नारायण के शब्दों में क्षेत्रवाद की प्रक्रिया कई आयामों वाली है, एक अत्यंत जटिल एवं मिश्रित व्यवस्था है जो एक साथ ही एक समय में भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप लिए हुए है। कई बार क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति अत्यंत गंभीर रूप धारण कर लेती है और इसका प्रयोग पृथकतावादी अथवा देश के अहित में किया जाने लगता है। नागालैंड और मिजोरम दोनों क्षेत्रों में अलग होने के आंदोलन, गोरखालैंड की मांग का आंदोलन, असम में बोडो आंदोलन, पंजाब में खालिस्तान की मांग और आतंकवाद की भयानकता, जम्मू कश्मीर में समय समय पर लगने वाले स्वतंत्रता के नारे आदि क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति का बिगड़ा हुआ रूप है जो नुकसानदायक है, परंतु सामान्य रूप से क्षेत्रवाद की भावना एवं प्रक्रिया पृथकतावाद से अलग है। इसका वास्तविक संबंध क्षेत्र विशेष या समुदाय विशेष के लिए आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दबाव डालने से है। भारत में क्षेत्रवाद के कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं भौगोलिक कारण। भौगोलिक दृष्टि से भारत में कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं। इन बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र, इनको पृथक राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को पृथक प्रदेश का दर्जा दिया भी जा चुका है, इसलिए इन क्षेत्रों 2017 में दिया जा चुका है, इसलिए इन क्षेत्रों में पृथक राज्य बनाने की मांग उठती रहती है। दूसरा है सांस्कृतिक कारक। कुछ राज्यों में कई भाषा भाषी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। वे अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर कुछ क्षेत्र पर अपनी विशेष स्थिति की मांग करते रहते हैं। अगला है ऐतिहासिक कारण। राज्य पुनर्गठन के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया। आज भी इन रियासतों के लोग ये महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत का ही पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। आर्थिक कारण। भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ है और कुछ क्षेत्र पिछड़ गए हैं। इससे इन पिछले क्षेत्रों में असंतोष व्याप्त है और इस असंतोष से क्षेत्रवाद की भावना का विकास हुआ है, जैसे बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि। तेलंगाना तथा विदर्भ क्षेत्रों के लिए पृथक राज्य की मांग के पीछे यही प्रमुख कारण रहा है। जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में एक जाति की प्रधानता रही वहां क्षेत्रवाद की उग्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति में जाति एक प्रभावी कारक रही है। भाषा। उत्तर तथा दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न रही है। भाषा को राजनीतिक हथियार बनाकर क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा दिया गया। भाषा के प्रश्न को लेकर अनेक राज्यों का निर्माण हुआ है तथा उत्तर व दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए। राजनीतिक कारण। भारत में कुछ राजनीतिक संगठन
या दल ऐसे हैं जो क्षेत्रीयता की भावना को भड़काकर लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। ऐसे दल अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि का सहारा लेकर स्थानीय और क्षेत्रीय लोगों की भावना को भड़काकर राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात करते हैं। और इन नेताओं की यह सोच होती है कि यदि एक राज्य के 2 या 3 भाग हो जाएंगे तो विभिन्न भागों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों के राजनीतिक पद प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाएंगे। और अंतिम कारण है विविधता या अनेकता। भारत में अनेक जातियों, उपजातियों, धर्मों आदि के लोग निवास करते हैं। भारत न केवल धार्मिक एवं जातीय आधार पर विभिन्नताएं लिए हुए है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि आधार पर भी विविधता युक्त है। यही विविधता क्षेत्रवाद की भावना को विकसित करती है। भारत के विभिन्न राज्यों पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यहाँ विविधताओं ने क्षेत्रवाद की भावना को विकसित किया है। अब इसके कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सामने कोई 4 चुनौतियों का नाम लिखिए। तो भारतीय संघ की 4 प्रमुख चुनौतियां हैं: क्षेत्रवाद एवं पृथकतावाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रवाद का अर्थ राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या राज्य की अपेक्षा एक छोटे से क्षेत्र से लगाव अथवा उसके प्रति भक्ति भाव से है। क्षेत्रवाद की उत्पत्ति के कोई 2 कारण बताइए। अभी हमने डिटेल में पढ़ा। तो भौगोलिक दृष्टि से असमानता और सांस्कृतिक भिन्नता, आर्थिक पिछड़ापन भी हो सकता है, सजातीयता, एक जाति के लोगों की अधिकता भी, इस तरह से। क्षेत्रवाद के आधार पर भारत में किन राज्यों की मांग समय समय पर उठती रहती है? कोई 2 उदाहरण बताइए। तो पंजाब में खालिस्तान की मांग और तमिलनाडु में द्रविड़ नाद की मांग। भूमिपुत्र की अवधारणा क्या है? तो भूमिपुत्र की अवधारणा से यह आशय है कि प्रत्येक राज्य या क्षेत्र के लोग दूसरे राज्य या क्षेत्र के लोगों को उस भूमि, राज्य या क्षेत्र में उस भूमि या राज्य या क्षेत्र में पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें विदेशी मानकर अपने राज्य में उनके प्रवेश को रोकना चाहते हैं। ये भूमिपुत्र की अवधारणा कहलाती है। क्षेत्रवाद के कोई 2 दुष्परिणाम बताइए। तो देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचती है, संघ एवं राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न होता है। भारत में 4 क्षेत्रीय प्रवृत्तियों के रूपों के नाम लिखिए। तो पृथकतावादी क्षेत्रीय आंदोलन, अंतरराज्यीय क्षेत्रीय विवाद, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद और क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण। क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के 2 उपाय बताइए। पहला है सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए, नागरिकों में देशभक्ति की भावना का संचार किया जाए। तो इस तरह से ये छोटे क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे क्षेत्रवाद ने भारतीय राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया है। तो क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। तो दबाव प्रक्रिया के रूप में, एक तो पहला दबाव प्रक्रिया के रूप में, दूसरा है क्षेत्रीय विकास में सहयोगी की भूमिका, विकास में सहयोगी की भूमिका, तीसरा है पूर्ण या पृथक राज्य की मांग के रूप में।
ये पहला पॉइंट है ये वाला, और इसके ये सब पॉइंट हैं ए बी सी, अंतर्राज्यीय विवाद के रूप में क्षेत्रवाद। शेष हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।